नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर एमडी पूनिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पूनिया क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है दोस्तों। बहुत खुशी के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ आज हम पहला हमारा दोस्तों पीवाईक्यू सेशन आपके लिए लेके आए हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ, है ना, मेहनत के साथ कि आपके लिए यहाँ से कुछ बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा सके जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो पूनिया क्लासेज को आप पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए, मैं इतना आपके लिए अगर समय लगा रहा हूँ, सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, तो आपको भी मेरे लिए कुछ विचार करना चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ से देखो, पीवाईक्यू के अंदर आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बहुत टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और हम पूरा एक्सप्लेनेशन करके ऑलमोस्ट हर क्लास के अंदर 30 क्वेश्चन, और वो भी 30 क्वेश्चन आपके 300 क्वेश्चन को कवर करते हुए यहाँ से मैं डील कराऊंगा। बाकी आपकी कैसी मंशा रहेगी, आपको कैसे चाहिए, है ना, आप मुझे कमेंट्स के अंदर इस चीज़ का जिक्र कर सकते हो कि सर हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए साथ साथ में, या हमें सीधा बस क्वेश्चन को टिक लगाना है और आगे बढ़ना है ना, आपको क्या चाहिए आप उस हिसाब से अपनी मांग रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो मेनली पोषक पदार्थ से संबंधित पीवाईक्यू रहने वाले हैं, और पोषक पदार्थ में भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से संबंधित हम हर चैप्टर की लगभग दो श्रृंखला लाएंगे, या 2 या 3 अगर क्वेश्चन चैप्टर बड़ा हुआ, ताकि पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो, है ना। लगभग 60, 70, 80 क्वेश्चन हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिले आपको, उसी उद्देश्य से यहाँ से चीज़ें आपको दी जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पोषक पदार्थ या आपके जो टॉपिक है कुपोषण, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्वों को पहचानिए। ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोटीन, कैल्शियम, लौह तत्व और वसा। आइडेंटिफाई द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और फैट। कि निम्न में से कौन से सूक्ष्म पोषक पदार्थ है। देखिए पहले सुनिएगा, सूक्ष्म पोषक पदार्थ कौन से होते हैं। सूक्ष्म पोषक पदार्थ वो होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को कम मात्रा में होती है। जैसे मैं देखो सभी प्रकार के पोषक पदार्थ लिखता हूं। मुख्य पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो मुख्य पोषक पदार्थ, आप तब तक अपना आंसर चूज कर लीजिए, और अपनी जिन्होंने स्टडी अच्छी कर रखी है, थ्योरेटिकल मैटर अच्छा कर रखा है, वो यहाँ से ये भी आंकलन कर ले इस 1 घंटे की क्लास में कि उनको कितना बेहतरीन कंटेंट तैयार है उनका, और साथ में उनका कितना लगभग यहाँ से 30 क्वेश्चन में से स्कोर जाता है। देखो पहला होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, नाम सुन लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है वसा। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, अगर आप ये पीवाईक्यू वाले सेशन देख रहे हो और किसी को लगता है कि मेरा कंटेंट कमजोर है, तो पोषक पदार्थ से संबंधित जितने भी दोस्तों आपके चैप्टर है या जितने भी आपके पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल और खाद्य रेशे, उनको हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप से पढ़ाया है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करने में समस्या आए तो एक बार जाकर आप सारी क्लासेज को जरूर विजिट कर लीजिएगा, ताकि आपका मजबूत थोड़ा बेहतरीन हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों हमने कहा कार्बोहाइड्रेट, वसा, 3 नंबर है आपका प्रोटीन। देखो ये जो तीनों होते हैं ना, इनको बोलते हैं दोस्तों मुख्य भोजन। इनको बोलते हैं मुख्य भोजन, या इनको प्राथमिक भोजन बोलते हैं, मुख्य भोजन, क्योंकि इनकी दोस्तों हमारे शरीर को जरूरत अधिक मात्रा में होती है, सूक्ष्म मात्रा में या दोस्तों अल्प मात्रा में नहीं चाहिए, हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास आते हैं विटामिन। बहुत अत्यधिक मात्रा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आंशिक मात्रा चाहिए विटामिन। फिर आपको चाहिए दोस्तों खनिज तत्व, जल और खाद्य रेशे। ये जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं दोस्तों खाद्य रेशे, इन्हें बोलते हैं सुरक्षात्मक भोजन, इन्हें बोलते हैं सहायक भोजन। ये होता है आपका सहायक या सुरक्षात्मक या रक्षात्मक खाद्य, या रक्षात्मक खाद्य। और इनकी आपके शरीर को, ये आपके जो होते हैं ना, इनकी मात्रा अल्प चाहिए, इसलिए इनको अल्प मात्रिक भी कहा जाता है, अल्प मात्रिक भोजन। अब आपका आंसर आपको पता चल गया होगा, ये आपके अल्प मात्रिक है, जबकि दोस्तों इनकी मात्रा चाहिए, इनकी दीर्घ मात्रा चाहिए, मतलब ज्यादा मात्रा चाहिए। अच्छा एक चीज और, इनको मुख्य भोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर को क्या देते हैं, ये आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि इनसे आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं होती। विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे से, तीनों से या चारों से दोस्तों आपको ऊर्जा जो होती है वो प्राप्ति नहीं होती है, ये आपको ऊर्जा नहीं देते, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 गिलास पानी से आपके शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है, सीधा याद कर लेना 0 किलो कैलोरी, या 0 कैलोरी, कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो हमने कहा कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो देखो प्रोटीन आपका दीर्घ मात्रिक है। कैल्शियम आपका क्या होता है, कैल्शियम आपका खनिज तत्व होता है, कैल्शियम आपका क्या होता है, खनिज तत्व होता है। ठीक है,
तो एक तो आपका खनिज तत्व हो जाएगा। दूसरा लोहा, लोहा भी आपका क्या है, खनिज तत्व है, ये हो जाएगा। वसा, वसा आपकी दोस्तों दीर्घ मात्रिक है, ये आपका मुख्य भोजन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। उम्मीद है आप सभी ने भी बी और सी चुना होगा। बी और सी का मतलब है 2 और 3, 2 और 3, ये रहा आपका राइट आंसर। ओके, तो देख लेना इसको भी साथ साथ में, एक बार आप चाहो तो नोट कर लेना, वरना मेमोराइज कर लेना, वरना हमारी क्लासेस जाके देख लेना, वहां क्लियर लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठोर परिश्रम, अरे कोई मेहनती पुरुष है, मेहनती, बहुत मेहनत कर रहा है, अरे है कि नहीं है। अब ये जो मेहनत कर रहा है उसको दोस्तों कितनी एनर्जी चाहिए, चलिए हम सभी की देख लेते हैं। देखो आपका जैसे पुरुष है और महिला है, इधर महिला को भी दोस्तों एनर्जी तो चाहिए ना, इधर महिला भी है। आप तब तो अपना आंसर चूज कीजिए। यहां से बात कर लेते हैं, सामान्य स्थिति में, जब हम सामान्य कंडीशन की बात करें या आराम की स्थिति में, पुरुष को लगभग एनर्जी चाहिए 2500 से 3000, इतनी चाहिए, 2500 से 3000। महिला को दोस्तों कम चाहिए होती है, महिला अगर घर पे रेस्ट कर रही है, आराम से सीरियल देख रही है, तो इसे 2100 कैलोरी चाहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों मेहनती जो पुरुष होता है, मेहनती पुरुष, तो मेहनती पुरुष को दोस्तों लगभग चाहिए 4000 कैलोरी, कितनी चाहिए, 4000 कैलोरी, जबकि महिला को लगभग 2500 कैलोरी। और अगर पुरुष की मेहनत रंग लाती है तो उस दौरान बात करें दोस्तों गर्भवती महिला की, गर्भवती महिला को दोस्तों जो एनर्जी चाहिए, पुरुष के लिए तो लिखना नहीं है, पुरुष तो गर्भवती होता नहीं है भाई, है ना, और इसको लगभग चाहिए 3000 कैलोरी, कितनी चाहिए, 3000 कैलोरी। ये आंकड़े ध्यान में रखो क्या। तो दोस्तों मेहनती पुरुष को कितनी चाहिए, मेहनती पुरुष को चाहिए यहां से 4000 कैलोरी, कितनी चाहिए, 4000 कैलोरी यहां से एनर्जी चाहिए होती है। ओके, चलिए यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी, तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से खाद्य समूह की पहचान करें जो संतुलित आहार नहीं बनाते। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य समूह हैं जो दोस्तों संतुलित आहार नहीं बनाते। तो ऑप्शन कहां गए इसके ऑप्शन गायब कर दिए हमारे टाइपिस्ट साहब ने। चलिए देखते हैं, आपके लिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ये क्वेश्चन मेरे पास होगा, उनको मैंने सेंड किया होगा तो मेरे पास तो होगा ही। तो चलिए एक बार इसके लिए ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ऑप्शन इधर रह गए हैं। अच्छा, ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। अच्छा, एक बात बताना भूल गया, ये सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम के अंदर आ रखे हैं, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको चूज किया ताकि उनके साथ हम सारी चीजों को और एक्स्ट्रा चीजों को कवर कर ले। हाँ ना, ये सारे क्वेश्चन आपके दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे देखो यहां से अगर मैं बताऊं, ये क्वेश्चन आपका जीएनएम में आ रखा है, ठीक है, 2024 में। ये जो क्वेश्चन है ये आपका दोस्तों आ रखा है, यहां से आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आरएस पीरी के अंदर आया था 2012 के अंदर। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके आ चुका है महिला पर्यवेक्षक, महिला आंगनवाड़ी के 2024 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक है, यहां से मैं ऑप्शन लिख देता हूं, देखो ऑप्शन चूज कर लेते हैं। ऑप्शन कौन कौन से हैं, ऑप्शन, पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है ए डी और ई, ए डी ई। 2 नंबर में दे रखा है ए बी सी। 3 नंबर में दे रखा है ए सी डी, और 4 नंबर में दे रखा है सी डी ई। वैसे तो मैंने उनको एरर सुधार करने के लिए कह दिया था, पर पता नहीं उन्होंने नहीं किया होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से खाद्य समूह की पहचान करें जो संतुलित आहार नहीं बनाते। संतुलित आहार कौन सा नहीं बना रहा है, अरे यार इन्होंने मिस्टेक की, आहार बनाते नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है बनाते हैं। निम्न में से कौन से संतुलित आहार बनाते हैं। देखो अपने वो संतुलित आहार किसको बोलेंगे, जिसमें हमारे ये सभी खाद्य पदार्थ जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये उपस्थित होंगे, उनको अपने बोलेंगे संतुलित आहार। ठीक है, अब देखो संतुलित आहार में कवर करना चाहिए दोस्तों, कौन कौन है जो संतुलित आहार को कवर कर रहे हैं। अपने को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, प्रोटीन दिख रहा है, ऐसा है कोई जो साथ में ले रहा है सभी को, वसा है, खनिज है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन और जल मिल जाता तो मजा आ जाता है यहाँ से, है ना। देख लो एक बार के लिए कौन कौन से हैं। अपने को कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, या तो एक एक ऑप्शन को अपने कंगाल लेते हैं। देखो विटामिन मिल रहा है, ठीक है, विटामिन मिल रहा है, यहाँ से विटामिन प्राप्त हो रहा है अपने को, विटामिन, ठीक है। इसके बाद में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये भी 2 बार मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर है वसा और खनिज, वसा और खनिज, फिर है विटामिन और खनिज, फिर है प्रोटीन और खाद्य रेशे। कौन सा इनमें से कवर करेगा, मुझे सारे चाहिए, वसा और खनिज, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और, हाँ तो आ गया ना, ये देखो खनिज आ चुका है, वसा आ चुका है, प्रोटीन आ चुका है, विटामिन आ चुका है,
ठीक है, जल और खाद्य रेशों की तो वैसे भी बात नहीं की और वो भी ज्यादा जरूरी भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है आपका ए, बी और सी। अगर मैं इसको साथ लूं तो विटामिन ऊपर आ चुका है और खनिज भी आ चुका है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको लेने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन आ चुका है, रेशे को ज्यादा शामिल करना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो ठीक है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज सारे आ चुके हैं। तो ऑप्शन ए बी सी, ए बी सी ये राइट हो जाएगा। ये इसलिए राइट हो जाएगा क्योंकि लगभग हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया है ना। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण, क्या बच गया, जल और खाद्य रेशे बच गए। ठीक है, उसके अलावा सारा भोजन इसमें आ गया है। बाकी ऑप्शन को आप चेक करोगे तो शायद सब कुछ कवर ना हो पाए। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तो होने ही चाहिए, तब तो भी उसके बिना तो भोजन बनेगा ही नहीं। तो आंसर जाएगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सूची दी गई है आपको और इस सूची के अंदर कहा गया है कि इनका मिलान कीजिए कि दोस्तों कौन किसके साथ रहेगा। पहला देखो सूची में क्या दे रखा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। पहला है आपका भोजन, ठीक है, दूसरा है संतुलित आहार, तीसरा है पोषण और चौथा है पोषक तत्व। ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये भी आपका जीएनएम का क्वेश्चन है, वैसे लेवल अच्छा है इसका, लेकिन फिर भी देखो भोजन किसको बोलोगे। भोजन या आप तो संतुलित भोजन देखो, संतुलित भोजन के लिए सबसे बेटर क्या होगा। पहला ऑप्शन है भोजन में वे आवश्यक तत्व जो उपयुक्त मात्रा में मिलने चाहिए। दूसरी है भोजन का विज्ञान, पोषक तत्व या उसमें शामिल अन्य पदार्थ, कोई भी ठोस या तरल पदार्थ जो निगलने, पचने और स्वांगीकरण के बाद शरीर को आवश्यक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा और सही अनुपात में, बिल्कुल देखो सही अनुपात में संतुलित भोजन की बात आती है ना, तो उसमें सभी भोज्य अवयव होने चाहिए और वो भी दोस्तों संतुलित रूप से, मतलब सही अनुपात में होना चाहिए। तो पहला तो आपका संतुलित आहार होना चाहिए, बैलेंस डाइट, ये ऑप्शन होना चाहिए। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, फिर बात करते हैं पोषण। पोषण किसको बोलते हैं, पोषण के अंदर हम कह सकते हैं कि ऐसा विज्ञान जिसमें पोषक तत्व है और उसमें अन्य जो पदार्थ है वो शामिल हो, तो ऑप्शन होना चाहिए बी। इसके आधार पर अपने ठीक कर लेते हैं। देखो ऑप्शन खे के अंदर जो आ रहा है ना, वो फोर्थ आना चाहिए। खे में फोर्थ आ रहा है, यहां पर ये रहा, एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। दूसरा पोषण, पोषण किसको बोलते हैं, ऐसा विज्ञान जिसमें पोषक तत्व हो, तो दोस्तों गे में आना चाहिए टू, गे में आना चाहिए टू, ये लीजिए, यहां से आपका हो जाएगा। और इसमें दोस्तों फर्स्ट बिल्कुल भोजन में वे आवश्यक तत्व जो उपयुक्त मात्रा में मिलने चाहिए वो पोषक तत्व कहलाते हैं, बिल्कुल वो पोषक तत्व कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ये, बाकी जो बच गया वो भोजन का उदाहरण हो जाएगा। भोजन किसको बोलते हैं, ऐसे पदार्थ जो निगलने में और दोस्तों पचित करने में क्या हो, आसान हो, वो आपके हो जाएंगे भोजन। तो राइट आंसर जाएगा आपका बी। थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल लुल्लू क्वेश्चन नहीं उठाए हैं। तो क्वेश्चन हो गया आपका फोर्थ। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बोहाइड्रेट के दैनिक जीवन में स्रोत क्या क्या होते हैं, मैं लिख देता हूं आप सभी के लिए। अगर आपको बोले डॉक्टर साहब की तेरे को ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, तेरे में एनर्जी की कमी हो गई है, तो तू कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या खाएगा मेरे लाडले। तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे ना, वो होंगे दोस्तों सभी अनाज। आप जो भी अनाज खाते हो वो सभी इसमें आते हैं। सभी अनाज, फल वे सब्जियों का अधिकांश भाग इसी से मिलकर बना है, वे सब्जियों का अधिकांश भाग, तो ये भी इसी में आती है, फल और सब्जियां। ठीक है, ना केवल इतना, सभी मीठी शर्कराएं, सभी मीठी शर्कराएं, जो भी आपकी प्राकृतिक मीठी शर्कराएं होती है ना, जो आप प्राप्त करते हो खाद्य पदार्थों से, वो सभी मीठी शर्कराएं, सिवाय उसकी मीठी बातों के, चाहे ये चीनी हो, चाहे गुड़ हो, चाहे दोस्तों आप राजस्थान से हो तो आप खाते होंगे बना के शक्करपारे, पतासे, जो भी खाते हो, शहद, ये सब इसी में आता है। चलिए, तो हमने कहा दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए सफेद ब्रेड, दूसरा है राइस, तीसरा है बटर मक्खन और चौथा है पोटैटो, आलू। तो देखिए आलू आपकी क्या है, सब्जी है। फिर बात की हमने दोस्तों चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है लगभग 79%। ब्रेड भी किसकी बनती है दोस्तों, इन्हीं से, आपकी अनाज से बनती है। तो राइट आंसर हो गया मक्खन, क्योंकि मक्खन जो है ना, जितनी भी चिकनी चीजें होती है ना, वो वसा होती है। जो वसा होती है ना, वसा में आते हैं दोस्तों घी, तेल, मक्खन, आपका दोस्तों साबुन, मोम, वे समस्त चिकनी वस्तुएं, समस्त चिकनी वस्तुएं, मतलब चिकनी चमेली को छोड़ के जितनी भी चिकनी चीजें हैं ना, वो आपकी दोस्तों इसमें आएगी, है ना, वे चिकनी वस्तु है। आई चिकनी चमेली, है ना, सुना होगा आपने नाम। तो ये सारी चीजें क्या होती है, वसा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है। दोस्तों
हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है, देखो ग्लूकोज आपकी कोशिका को मेनली ऊर्जा देने वाला सब्सटेंस है, ठीक है ना। आप जब कोशिका से पकड़ के पूछते हो ना कि बेटी कोशिका तेरे को क्या चाहिए, तो बोलती है दो चीजें चाहिए, है ना, एक चाहिए ग्लूकोज और फिर ग्लूकोज को जलाने वाली गैस चाहिए, कौन सी, ऑक्सीजन, है ना। फिर मैं इस ग्लूकोज के साथ गुलू गुलू करूंगी ऐसा कि तू देखेगा कि एनर्जी बनेगी, और एक नहीं है। तो हमने कहा दोस्तों ये जो ग्लूकोज, आप जब ज्यादा खाना खाते हो, या दोस्तों आपने 1 किलो पतासे खा गए, या आप दोस्तों सीधा जूस पी गए गन्ने का, अब उसमें जो ग्लूकोज है वो सारी सारी जो ब्लड में जाएगी, क्या सारी काम में आएगी क्या, नहीं। उस ग्लूकोज को हमारे यकृत के द्वारा मनुष्य के संचित भोजन के रूप में संग्रहित कर दिया जाता है। और ये दोस्तों जो मनुष्य का संचित भोजन होता है वो क्या कहलाता है, क्या ये स्टार्च कहलाता है, नहीं। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च पादपों का संचित भोजन होता है। यह है पादपों का संचित भोजन, पादपों का संचित भोजन, जिसे बोलते हैं पादप मंड। अरे क्या बोलते हैं लाडलो, पादप मंड। दूसरा दूसरा दिखाई दे रहा है आपको ग्लाइकोजन, बिल्कुल जंतुओं का संचित भोजन कौन, ये कहलाता है दोस्तों जंतु मंड या जंतु शर्करा, जंतु मंड या जंतु शर्करा, और इसे ही कहा जाता है जंतुओं का संचित भोजन, इट्स कॉल्ड ग्लाइकोजन। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर की जो अतिरिक्त ग्लूकोज होती है ना, अतिरिक्त ग्लूकोज, उस अतिरिक्त ग्लूकोज को हमारा जो यकृत होता है, यकृत द्वारा, ये प्रोसेस किसके द्वारा होती है, लीवर या यकृत द्वारा, यकृत द्वारा दोस्तों इसे बदल दिया जाता है, किसमें, इसे बदल दिया जाता है ग्लाइकोजन में, इसमें ग्लाइकोजन में। ना केवल इतना, इसी ग्लाइकोजन को वापस दोस्तों जरूरत पड़ने पे ग्लूकोज में भी बदल दिया जाता है, इसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, जेने का मतलब जमना, और सिस का मतलब बढ़ना, तो ग्लूकोज का जमना बढ़ गया ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन का पुनः ग्लूकोज में बदलना, इसे बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, जीनो, जीनो मतलब जिसको, है ना, जिसको, और लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, जिसको हमने जमाया था ना उसको वापिस से तोड़ना। तो ग्लाइको जीनो, जीनो हो जिनो मेरा दिल लुटिया ओहो, हो जिनो मैनू मारी सुटिया ओहो, और लक पटला बिलोरी उधर नैन गल कर दी उलोरी उधर नैन गल कर दी से दी तू मिट्टियां जिन मेरा दिल लुटिया ओहो, हर एक नहीं है। तो जिनो ऐसे है, तो ऐसे आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। ग्लाइकोजन। फ्रक्टोज क्या होती है, फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, सबसे मीठी, उसकी बातों से भी मीठी कौन है, फ्रक्टोज है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, कृत्रिम नहीं कह रहा हूं, प्राकृतिक शर्करा। और इसे बोलते हैं फल शर्करा, इसे बोलते हैं फल शर्करा, मतलब फ्रूट शुगर, इसे बोलते हैं सीमन या वीर्य शर्करा, सीमन या वीर्य शर्करा, या इसे कहा जाता है दोस्तों क्या, शहद शर्करा, हनी, हनी सिंह नहीं, हनी शुगर, हनी शुगर मतलब शहद शर्करा। और ये होती है माल्ट, माल्ट का मतलब होता है अनाज, अरे माल्ट का मतलब क्या होता है, अनाज, तो इसे बोलते हैं अनाज शर्करा, जिससे बनती है शराब, माल्टेड बार्ली, है ना, बोतल के ऊपर लिखा होता है माल्टेड बार्ली, जो से बनी शराब, ठीक है, ये होती है आपकी अनाज शर्करा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी एक्सप्लेनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको ये क्वेश्चन अलग अलग जगह और पढ़ने पड़ सकते हैं। क्वेश्चन तो एक है, लेकिन हम साथ में देखो लगभग यहाँ से 5-7 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अगला बात करते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, है ना, ऐसे सूची वाले क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी दोस्तों आपका जो सूची वाला क्वेश्चन है, ये कहाँ पूछा गया है इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो ये जो पूछा गया है ना, ये लाडलो पूछा गया आपके अच्छे एग्जाम में पूछा गया था, ये आरएसपीडी के अंदर 2018 में पूछा गया है ना, कि दोस्तों ये जो शर्कराएं होती है वो दोस्तों किन किन नामों से जानी जाती है। पहला लिखा है द्राक्ष शर्करा, ग्रेप शुगर, दोस्तों ग्रेप शुगर अंगूर शर्करा जिसे बोलते हैं। और अंगूर शर्करा दोस्तों कौन सी होती है, पहले सबके नाम सुन लो, द्राक्षा। दूसरा होता है दोस्तों फल शर्करा, दुग्ध शर्करा, चीनी, और दोस्तों स्टीविया। ऐसे होते हैं फ्रक्टोज, सुक्रोज, प्राकृतिक स्टीवनर, नेचुरल जो आपके दोस्तों मिठास वाले जो होते हैं, ठीक है। फिर हमने किए ग्लूकोज और लैक्टोज। तो देखो द्राक्ष, ग्रेप शुगर, अंगूरों के अंदर मिलने वाली शर्करा होती है ग्लूकोज, जिसे बोलते हैं ग्रेप शुगर, ना केवल जिसे ग्रेप शुगर कहते हैं, जिसे दोस्तों कहा जाता है ब्लड शुगर, रक्त शर्करा। हमारे शरीर को सर्वप्रथम एनर्जी देने वाली कौन होती है, ग्लूकोज, सर्वप्रथम एनर्जी ग्लूकोज से प्राप्त होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ग्लूकोज के बाद में फल शर्करा जिसे बोलते हैं फ्रूट शुगर, प्रकृति में सर्वाधिक मीठी शर्करा, अभी आपने पढ़ा है फल शर्करा होती है फ्रक्ट। देखो फ्रक्ट, फ्रक्ट मतलब फ्रूट, फ्रक्ट मतलब फ्रूट, इसलिए फ्रूट शर्करा,
ठीक है, सीमन शर्करा, वीर्य शर्करा, दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर, दूध में पाई जाने वाली, दूध को बोलते हैं दोस्तों लेक्ट। जो ये दुग्ध होता है ना दूध, इसको बोलते हैं लेक्ट। लेक्ट का मतलब ही क्या होता है? दूध। तो दोस्तों दूध में पाई जाने वाली लेक्टोज। चीनी, अरे चीनी जो होती है वो तो क्या होती है? शुगर होती है, शुगर। शुगर मतलब सुक्रोज, शुगर मतलब सुक्रोज। और लास्ट आपका कौन सा बच गया? स्टीविया मतलब प्राकृतिक स्टीवनर। चलिए देख लीजिए दोस्तों, आंसर मिलाइए क्या क्या है। पहला के अंदर फोर्थ, के में फोर्थ। अरे अपना तो हो गया, अपना तो हो गया, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, क्योंकि एकड़ में मिल गया, जोर ही नहीं करना पड़ा। बाकी खे में फर्स्ट, फर्स्ट किसको ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं? निम्न में से कौन है जो सबसे पहले ऊर्जा देता है? देखो ऊर्जा आपके तीन जने दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। लेकिन हमारा शरीर आसानी से ऊर्जा बनाना पसंद किससे करता है? ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है ना भाई, ऊर्जा बनाना पसंद किससे कर रहा है? और हमारा शरीर सबसे पहले ऊर्जा बनाता है क्या वसा से बनाता है? क्या नहीं, वसा तो हमारे शरीर में जाकर जमती है, वो बात अलग है। प्रति ग्राम से सर्वाधिक ऊर्जा वसा से ही मिलती है, लेकिन शरीर वसा से ऊर्जा बनाना पसंद नहीं करता। वह शरीर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा बनाता है। कार्बोहाइड्रेट जब शरीर में खत्म हो जाता है, जैसे आपका ग्लूकोज, जैसे आपका ग्लाइकोजन, संचित भोजन ग्लाइकोजन, जब ये दोनों खत्म हो जाते हैं ना, तब नंबर आता है आपके शरीर की वसा का। ठीक है, और जब वसा भी शरीर में खत्म हो जाती है, तब दोस्तों नंबर आता है प्रोटीन का। क्योंकि प्रोटीन का काम ऊर्जा बनाना नहीं है, शरीर ने इसको बोल रखा है कि ऊर्जा बनाने के लिए हम बैठे हैं, अभी जिंदा है ना, मैं जीवता बैठा, बड़ा भाई बेटा जब तेने सोच करने की जरूरत को नहीं, तो बस घर को काम कर। घर को काम कर मतलब हमारे घर क्या मरम्मत कर, निर्माण कर। इसे बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस, ब्लॉक बिल्डिंग, शरीर का निर्माणकारी, मरम्मतकारी, सुरक्षात्मक जो पदार्थ है, ये आपका कौन होता है? प्रोटीन। हाँ, इसका नंबर तब आता है दोस्तों ऊर्जा देने के लिए। ये ऊर्जा कब देता है? ये ऊर्जा देता है जब शरीर में भूखमरी आ जाए, भूखमरी की अवस्था में, स्टारवेशन, लंबी भूख हड़ताल हो, और शरीर के अंदर दोस्तों क्या हो? शरीर के अंदर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट वसा पूरा खत्म हो चुका हो, तब शरीर को खाने लग जाता है, मांसपेशियों को। और ये सबसे आखिर में होता है, ये क्रिटिकल स्टेज होती है। मूत्र में कीटोन बॉडी दिखने लग जाता है। अरे दिल्ली के जंतर मंतर पे जब वो बूढ़ा अन्ना हजारे दोस्तों अपनी जिद पे अड़ गया था, और एक लंबी भूख हड़ताल के बाद डॉक्टरों ने पाया कि उसकी मूत्र में कीटोन बॉडी दिखने लग गई है, तब दोस्तों सरकार को उन्होंने चेता दिया था कि इस बूढ़े का जल्दी से आप क्या करो, समस्या का समाधान करो, जल्दी से इसका व्रत उपवास तुड़वाओ, वरना देश में भूचाल आ जाएगा अगर ये बूढ़ा मर गया तो। एक बूढ़े ने दोस्तों सत्ता को हिला दिया था दिल्ली के जंतर मंतर में। तो वो क्या था? वो प्रोटीन का लास्ट में पाचन होने लग गया। तो आंसर क्या जाएगा? यहां जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन, उष्मीय मान को क्रम के रूप में व्यवस्थित करो। ये देखो, ये उष्मीय मान है। उष्मीय मान का मतलब होता है प्रति ग्राम से दोस्तों हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट और वसा से कितनी कितनी आपकी ऊर्जा मिलती है या कितनी उष्मा मिलती है, उसको व्यवस्थित करो। चलो मैं सबका लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, आप तब तो अपना आंसर चूज करो देगा, और मुझे पूरा भरोसा है इनमें से गलतियां आप करोगे। प्रति ग्राम समान मात्रा लेने पर प्राप्त ऊर्जा का क्रम। प्राप्त ऊर्जा क्या होती है? देखो पहले लिखता हूं दोस्तों आपके लिए वसा। देखो वसा, जब आप 1 ग्राम वसा खाते हो ना, तब आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है प्रति ग्राम से, लिखा है ना प्रति ग्राम से ऊर्जा मिलती है 9.3 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी। ओके, जब आप दोस्तों 1 ग्राम खाते हो प्रोटीन, तो प्रोटीन आपके शरीर को ऊर्जा देता तो नहीं है, लेकिन देने की क्षमता तो रखता है। और 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा जो मिलती है ना, वो लगभग मिलती है 4.2 से 4.45 इतनी मिल सकती है। ठीक है, और वहीं बात करूं मैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना प्रति ग्राम से, वो कितनी मिलती है? वो मिलती है दोस्तों 4.1 से 4.3। ये देखो, ये एनर्जी का क्रम मिलता है। ठीक है ना, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी है इधर साइड में, यहां पर भी किलो कैलोरी है। तो देखो मुझे बताओ सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है? सर्वाधिक ऊर्जा देता है वसा। वसा के बाद कौन देता है? प्रोटीन। और प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट। हाँ, हमारे शरीर को दैनिक जीवन में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? दैनिक जीवन में सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन, दैनिक जीवन दोस्तों, दैनिक जीवन मतलब रोजमर्रा, रोजमर्रा साला, इसीलिए इसको दैनिक जीवन बोलते हैं क्या? आम आदमी के लिए दैनिक जीवन रहा ही नहीं, फिर तो ये रोजमर्रा है, रोजमर्रा की जिंदगी।
ओ भाई साहब, ये तो बहुत गूढ़ अर्थ हो गया बातों बातों में, है ना। रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं आम आदमी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, वो डेली रूटीन या दैनिक लाइफ नहीं जी रहा है मेरे लाडलो, ध्यान रखना। चलिए, हमने बात की दोस्तों दैनिक जीवन में सर्वाधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना, सर्वाधिक ऊर्जा, सर्वाधिक ऊर्जा इससे प्राप्त होती है, किससे? कार्बोहाइड्रेट से। क्यों? मात्रा क्या खाते हैं? सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही टिकाते हो। सुबह सुबह रोटियों का इतना बड़ा दोस्तों ढेर लगाते हो और फिर कहते हो अब चूर ले, तो सर्वाधिक मात्रा में खाते क्या है? मात्रा कार्बोहाइड्रेट की खाते हैं ज्यादा। अब यहाँ देखो, उसमें मान पूछा है वसा सबसे पहले फिर प्रोटीन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या आपने भी यही चूज किया था क्या? है ना। ये तो अगर आप अभी लाइव होते हैं तो मजा आ जाता है, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइब अभी पूरे नहीं हुए, मैं लाइव नहीं आ सकता। आप लाइव हो ना तब चीज़ों का मजा है ना। या तो मेरे 1000 सब्सक्राइब कराओ जल्दी से, ताकि अपने फेस टू फेस हर शाम को एकदम आमने सामने मिले, ताकि आपके कुछ क्वेश्चन हो, इंक्वायरी हो, तो उनका भी मैं जवाब दे सकूं। मजा तो तब आता है दोस्तों। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मधुरक का माधुर्य मान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम होता है? इनमें से कौन सा है जो सुक्रोज की तुलना में कृत्रिम, कृत्रिम मतलब जो आपके दोस्तों प्राकृतिक नहीं है और मीठे होते हैं। ये कृत्रिम जो मधुरक होते हैं ना, ये काम में लिए जाते हैं ऐसे रोगियों के लिए जो मधुमेह से पीड़ित हो, क्योंकि वो नॉर्मल दोस्तों शुगर नहीं खा सकते। अगर वो नॉर्मल शुगर खाएंगे ना मेरे लाडलों, तो उनके शरीर में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाएगा, जो कि उनके लिए हानिकारक है। तो हमने कहा दोस्तों देखो, कृत्रिम मधुरक में एक तो सेक्रिन होता है, सेक्रिन। सेक्रिन आपके दोस्तों इसके सुक्रोज के मुकाबले कितना गुना होता है? सुक्रोज के मुकाबले लगभग 400 से 500 गुना मीठा होता है, 400 से 500 गुना मीठा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एलिटेम। एलिटेम, एलिटेम आपका लगभग दोस्तों 2000 गुना मीठा, है ना। गूगल तो इसको और भी ज्यादा बता देता है, लगभग 8000 मीठा बता देता है। 2000 गुना मीठा, 2 से लेकर लगभग 8000 गुना मीठे तक बता देते हैं। एस्पार्टम जो होता है ना, एस्पार्टम, एस्पार्टम लगभग दोस्तों 200 से 300 गुना मीठा, 200 से 300 गुना मीठा। किसके मुकाबले? ये सारी सुक्रोज की बात है। ये तुलनात्मक अध्ययन किससे है? ये सारा सारा तुलनात्मक अध्ययन है सुक्रोज से है, ये सुक्रोज से है ना। और दोस्तों जो सुक्रालोज है, ये तो दोस्तों सुक्रोज का आपका एक प्रकार का रूप हो जाता है, तो इसको तो आप रहने दीजिए। तो राइट आंसर आपका दिख गया होगा एलिटेम, है ना। ये एलिटेम, ये क्वेश्चन तो अभी आरएस के अंदर भी पूछ दिया गया था, शायद एसआई के अंदर फिर पूछा गया था। पहले आरएस में पूछा गया, फिर एसआई के अंदर पूछा गया, और आगे एलडीसी वालों तुम तैयार रहना, तुम्हारे लिए हो सकता है ये, है ना, क्योंकि इसको एनसीईआरटी में भी पूछ रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, लार के एमाइलेज, एमाइलेस नहीं होता है, एमाइलेज होता है वैसे, ये एमाइलेज। लार में एक एंजाइम मिलता है जिसको बोलते हैं एमाइलेज। क्या बोलते हैं? एमाइलेज, है ना। तुम्हारा मुंह देख के, तुम्हारी लार देख के पता चल जाएगा, अगर पार्टी दे दूं तो तुम कितना ज्यादा माइलेज दोगे। तो एमाइलेज, तो लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का किसमें टूटना शुरू करता है? देखो, एमाइलेज आपका लार का एंजाइम होता है। मैं कुछ बातें लिख देता हूं। जो लार होती है ना, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं एमाइलेज या टाइलिन। एमाइलेज से ज्यादा फेमस नाम है इसका टाइलिन। और ये टाइलिन है ना, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। आपके भोजन का जो रासायनिक पाचन शुरुआत होती है ना, वो इसी एंजाइम से होती है। ये दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का काम है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। और देखो कार्बोहाइड्रेट के भी कौन से रूप का? ये दोस्तों जटिल कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च होता है ना, इस स्टार्च को तोड़ देता है किसमें? माल्टोज में, है ना। आपकी माल्टोज जो होती है ना, ये डाइसेकेराइड होती है, डाइसेकेराइड, ये डाइसेकेराइड होती है ना। मतलब थोड़ी सी साधारण होती है। तो हमने कहा कि दोस्तों क्या पूछा है, तो यहां से पूछा गया कि मतलब कौन किसको पचित कर रहा है। लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का किसमें टूटना शुरू करता है? तो देखो आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट सरल कार्बोहाइड्रेट में टूट रहा है, मतलब सरल शर्कराओं में टूट रहा है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है? सेकेराइड होती है, सरल शर्कराएं होती है। तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा में टूटता है। जितनी मीठी चीजें हैं शर्कराएं किसमें थी? कार्बोहाइड्रेट में। ये अमीनो एसिड है ना, ये तो मेरे लाडलों प्रोटीन की इकाई है। तो अगर प्रोटीन का पाचन होता तो वो अमीनो एसिड में टूटता। ठीक है, ठीक है। ये फैटी एसिड जो है ना, ये दोस्तों आपकी वसा की इकाइयां हैं, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये वसा की इकाई है। पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स भी आपके दोस्तों प्रोटीन की इकाइयां हो जाती है। तो हमने कहा कि ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, सरल या साधारण दोस्तों शर्करा में बदल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आलू में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? आलू, देखो आलू क्या है? आलू आपका क्या है? आलू आपका सब्जी है, ठीक है।
सब्जी का भी कौन सा भाग है? आलू आपका दोस्तों तने का भाग माना जाता है ना, ये आपका क्या माना जाता है? ये दोस्तों तना होता है। ये सब्जी, और सब्जी का कौन सा भाग होता है? ये सब्जी है। और अगर सब्जी है तो दोस्तों समस्त सब्जियां किस में आती है? कार्बोहाइड्रेट में आती है। ठीक है। फिर पूछा है कि जो ये आलू होता है, ये जो आपका आलू इस प्रकार से दिखाई देता है, इस आलू के अंदर ये अंदर वाला जो व्हाइट व्हाइट भाग होता है, ये होता क्या है? ये पादपों का संचित भोजन होता है, जिसे बोलते हैं स्टार्च। स्टार्च, या जिसे बोलते हैं पादप मंड, इसे बोलते हैं पादपों का संचित भोजन। पादपों का संचित भोजन, पादप खुद के लिए भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण करके, और दोस्तों मनुष्य उनका भोजन चुरा के खा लेता है। बेटा मनुष्य चोर है, चोर चोर चोटा है मनुष्य, और कुछ नहीं है। तो देखो यहां से राइट आंसर क्या जाएगा? मंड या स्टार्च। आलू में सर्वाधिक मिलता है मंड या स्टार्च। ठीक है। अगर क्लास अभी ले रहे हो तो दोस्तों सब्सक्राइब वाला बटन पास में होगा, भाई सब्सक्राइब कर दो यार, 1000 तो करो। चलो 1000 सब्सक्राइब कर दो, वरना मेरे को लग रहा है केक 800 पे ही काटना पड़ेगा। अरे एक नहीं है, केक 800 पे ही काट दूं क्या? मेरे को तो ये हालात लग रहे हैं, ये जो केक है ना वो 800 सब्सक्राइब पे काटना पड़ेगा, क्योंकि 807 805 पे आके अटक गया है। एक नहीं है, और इसमें कोई छोटी सी एक स्ट्राइक आई है कोई पुरानी, उसके कारण ये वैसे भी ग्रो नहीं कर रहा है ना, व्यूज भी गिर रहे हैं, मेरा मोटिवेशन भी गिर रहा है, क्योंकि मेहनत तो बहुत लग रही है। ये जो छपवाए हैं ना, ये इनके भी मेरे को पैसे देने पड़ रहे हैं। आपको तो फ्री में मिल रहा है ये, है ना, लेकिन ये एक एक शब्द जो लिखा रखा है ना यहाँ पे, इसके लिए मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सब्सक्राइब 1000 करो, ताकि लाइव आने का मेरे को भी मजा आए। किसी को बताऊं तो थोड़ी ऐसे इज्जत वाली बात लगे कि भाई 1000 सब्सक्राइब तो है कम से कम, है ना। 1K दिखेगा तो कोई अनपढ़ सोचेगा 1 करोड़ सब्सक्राइब होंगे, और है कि नहीं, 1K का मतलब ऐसा भी फील आता है कि 1 करोड़ है सब्सक्राइब, मुंह से यही बोला जाता है। तो भाई इससे बढ़िया है बढ़ाओ यार, माहौल बढ़ा दो थोड़ा। चलिए आगे बात करते हैं। आंसर तो लगा दिया ना, आंसर लगा दिया, मंड होगा। खनिज तत्व, प्रोटीन, नहीं नहीं ये तो मिलते होंगे पर नहीं है। एंजाइम जिसकी उपस्थिति से ग्लूकोज व फ्रक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित होता है। अब आपकी यहाँ पे नैया डूबेगी, अब आपको यहाँ पे जवाब दो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो जवाब दो। एंजाइम जिसकी उपस्थिति से ग्लूकोज और फ्रक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। अब बताओ ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है क्या है? दोस्तों जब मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ता हूं, जब ये आपका देखो, ये आपका ग्लूकोज जुड़ा, और जब आपका फ्रक्टोज जुड़ता है, GF जब जुड़ता है, फ्रक्टोज लिखना भूल गया क्या? सही तो लिख रहा हूं, फ्रक्टोज। जब दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज, है ना, ग्लूकोज और, ये अजीब क्यों लग रहा है भाई, फ्रक्टोज नहीं लिखना आता क्या मेरे को? हाँ नहीं लिखना आता है ना। G+F, शुक्रिया GF, तो ये बनता है क्या? सुक्रोज बनता है। सुक्रोज मतलब गन्ना, या जो मिठास वाली चीजें होती है, इनसे भी दोस्तों क्या बनाई जा सकती है? शराब बनाई जा सकती है। और शराब बनाने के लिए आप क्या करते हो? यीस्ट कवक काम में लेते हो। और दोस्तों कौन सा एंजाइम मिलाते हो? पढ़ा चुका हूं पहले भी आपको, जाके देखना मेरी कक्षाएं, है ना। जाइमेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम मिलाते हैं? इसमें एंजाइम मिलाया जाता है जाइमेज एंजाइम। जाइमेज, जाइमेज क्या है? ये आपका दोस्तों एंजाइम होता है। और ये यीस्ट कवक जब अवायवीय श्वसन करेगा, कौन सा श्वसन करेगा? ये करता है अवायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन के दौरान, या जिसे अनोक्सी श्वसन बोलते हैं, उस समय दोस्तों ये जो सुक्रोज होता है ना, ये टूटता है दोस्तों किसमें? C2H5OH में। और यहां से ये क्या कहलाती है? एथिल एल्कोहल, मतलब ये कहलाता है शराब, एथिल एल्कोहल। इसे बोलते हैं एथिल एल्कोहल, इसे बोलते हैं शराब, दारू, है ना, जिसे बोलते हैं मधु, है ना, मधु का पान करते हो आप। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है किण्वन प्रक्रिया, इसे बोलते हैं फर्मेंटेशन, किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये होगा जाइमेज। क्या हो जाएगा दोस्तों? जाइमेज एंजाइम। माल्टेज, माल्टेज जो एंजाइम होता है ना, वो माल्टोज को, ये माल्टेज एंजाइम क्या करता है? ये माल्टोज शर्करा को दोस्तों किस में कन्वर्ट करता है? ये आपके माल्टोज बनी होती है G+G, ग्लू प्लस ग्लू। अरे ग्लू प्लस ग्लू आपका कौन है? ग्लूकोज, ग्लूकोज, तो दो ग्लूकोज मिलते हैं ना, तब बनती है माल्टोज, है ना। आगे भी G है और पीछे भी G है, और जिसके आगे G, जिसके पीछे G, है ना, वो कौन है? जीजा जी। और जीजा जी से साली क्या निकालती रहती है? माल। या जीजा जी को साली क्या लगती है? जो भी लगती है, आप जानो, आपके याद करने की ट्रिक है भाई, अच्छे से कर लेना। आगे देखो अगला है दोस्तों, छाले मुख्यतः एक अच्छा स्रोत है। छाले नहीं, छाल, छाले से बढ़िया है कि छाल लिखो, ये तो मुंह वाले छाले लग रहे हैं, ये छाल है, लिखा है ना, बार्क्स।
चलो बार्क्स है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो छाले ही रहने दो यार, है ना। तो जो आपकी बार्क्स है आर मेनली ए गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और कैल्शियम। जो आपकी छाल होती है, देखो ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ कौन सा पेड़, एदर्शी पेड़ है क्या, नहीं, ये आपका पेड़ है इस प्रकार से। अब ये जो पादप कोशिका होती है ना, पादप कोशिका, पादप सेल की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो इसकी सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल या कोशिका भित्ति इसकी मिलकर बनी होती है, वही उसका स्रोत हो जाएगा। कोशिका जो भित्ति होती है ना, इसका निर्माण होता है दोस्तों, निर्माण होता है मेरे लाडलों सेल्यूलोज का, क्योंकि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन है, सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज और पेक्टिन ये दोनों मिलकर इसका निर्माण करते हैं। और ये दोस्तों जो सेल्यूलोज होता है ना, सेल्यूलोज और पेक्टिन, और मेरे लाडलों ये जो सेल्यूलोज होता है ना, सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है ये होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के टाइप बताए थे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, मतलब जटिल कार्बोहाइड्रेट। जिसमें देखो कितने लिखाए थे, जिसमें मैंने आपको लिखाया था दोस्तों, पहला लिखाया था जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन, कहाँ लिखवाया था, अपनी प्लेलिस्ट में लिखवाया था, देख लो जाके, पोषक पदार्थ पढ़ा रखा है। दूसरा दोस्तों लिखाया था इसके अंदर स्टार्च, तीसरा लिखाया था दोस्तों काइटिन, और चौथा लिखाया था दोस्तों सेल्यूलोज। और भी लिखाया था हाई एल्यूरेनिक एसिड लिखाया था, इन्यूलिन लिखाया था, इन्यूलिन, हाई एल्यूरेनिक एसिड, ये सब जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मतलब ये क्या राइट आंसर जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो छाल एक अच्छा स्रोत होती है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ऐसे सोल्व तो करना पड़ेगा, इतनी अच्छी मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे लाडलों। क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है देख लेते हैं। पहला कथन, एकल कोशिका प्रोटीन, जो एकल कोशिका प्रोटीन होती है ना, एकल कोशिका प्रोटीन किसको बोलते हैं, जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है और वो प्रोटीन का स्रोत होती है। पशु व पौधों के पोषण के लिए प्रोटीन का एक वैकल्पिक स्रोत है। बिल्कुल, आपकी जो प्रोटीन होती है वो दोस्तों आप जंतुओं से भी प्राप्त कर लेते हो, पादपों के उत्पाद से भी प्राप्त कर लेते हो, और साथ में आप दोस्तों एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में जो शैवाल होते हैं उनसे भी प्राप्त कर सकते हो। ओके, अगला दोस्तों कथन, तो पहला कथन तो आपका राइट है, क्या लग रहा है, राइट है ना, बिल्कुल मिलता है। अरे स्पाइरुलिना जो होता है, जैसे देखो क्लोरेला ये लिखा हुआ, अगला कथन पहले पढ़ लेते हैं। स्पिरुलिना एकल कोशिका प्रोटीन में से एक है, बिल्कुल है, जो प्रोटीन, खनिज और विटामिन आदि के समृद्ध स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, परंतु पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करती है। परंतु पर्यावरण प्रदूषण में क्या करती है, वृद्धि करती है। अफवाह किसने फैलाई है, क्या दोस्तों ये पर्यावरण प्रदूषण के अंदर वृद्धि करते हैं शैवाल? अरे यार शैवाल तो बेचारे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और जो सूर्य की सौर ऊर्जा होती है ना, उसे क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर करते हैं, है ना। इनका तो काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाना। महासागरीय जो उत्पादक होते हैं ना, वो यही तो होते हैं मेनली, है ना। पादप जो पेलेक्टोन्सर होते हैं वो कौन है, आपके शैवाल, काई, है ना, नीलहरी शैवाल। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन मेरे को तो नहीं जचा, और दूसरा ऑप्शन बताऊं क्यों नहीं जचा, इन्होंने यहां पे ये बात गलत कर दी है, छोटी बात कर दी यार दोस्तों। ये दिख तो रहा है ना आप सभी को, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा हो तो देखो थोड़ा आपको दिखा देता हूं, ये लो, अब पढ़ लो, देखा है ना, क्या लिखा है कि ये क्या करते हैं, ये दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और हमने कहा ये पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि नहीं करते। पहली बात आपकी ठीक है, अच्छी लग रही थी, दूसरी बात भी मेरे को काफी हद तक ठीक ही लग रही थी, लेकिन आपने जो मूर्खता दिखाई है ना यहां आके, ये मेरे को ठीक नहीं लगी है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखो पहला कथन सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, नहीं, पहला सही है और दूसरा क्या है, गलत है। पहला देखो, आपका जो स्पाइरुलिना होता है ना, जो शैवाल होते हैं, दो होते हैं शैवाल, शैवाल से जो प्रोटीन प्राप्त होती है लगभग 60 से 65% आपको प्रोटीन मिलती है, सर्वाधिक स्रोत यही है सबसे अच्छे। जैसे जैसे आपका स्पाइरुलिना, जैसे आपका क्लोरेला, क्लोरेला को बोलते हैं अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन, ये अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहलाता है दोस्तों। और ये जो स्पाइरुलिना होता है ना, इसे बोलते हैं भविष्य का प्रोटीन, क्या बोलते हैं, ये दोस्तों भविष्य का प्रोटीन है, भविष्य का प्रोटीन, मतलब आगे हमारी पीढ़ियां प्रोटीन के स्रोत के रूप में ये शैवाल ही खाएगी। तो राइट आंसर हो गया आपका सी,
कथन पहला सही है, कथन 2 काफी हद तक यहां तक पूरा सही था, लेकिन वहां आते इन्होंने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ घोटाला कर दिया तो कर दिया। ठीक है, ये ऐसे हो गया। ओके, आगे बढ़े। अगला, प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा घटक अपना योगदान देते हैं? प्रोटीन, जब दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण होता है, विच कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट टू प्रोटीन सिंथेसिस? पहला है आपके लिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। दूसरा है राइबोसोम। बिल्कुल, न्यूक्लियस आपका भाग देता है, राइबोसोम भी देता है, ठीक है। फिर है न्यूक्लियस, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत्यप्रदवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है ना, इसको बोलते हैं अंत्यप्रदवी जालिका, इसे बोलते हैं अंत्यप्रदवी जालिका। अंत्यप्रदवी जालिका। तो न्यूक्लियस और साथ में राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर है राइबोसोम, फिर है राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। चलो देखो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप अपना आंसर जज कीजिए तब तक। देखो, ये आपकी अगर कोशिका है, देखो अगर कोशिका है, कोशिका को छोड़ो, ये तो आपकी कोशिका है। इस कोशिका के अंदर यह है आपका केंद्रक, ठीक है। इस केंद्रक के बाहर, वैसे जो केंद्रक होता है वो छिद्र नुमा होता है। केंद्रक कैसा होता है? छिद्र नुमा होता है, ऐसे छिद्रित होता है केंद्रक, और पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ देखो, इसमें क्या मिलता है? अंदर की तरफ इसमें मिलता है दोस्तों न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का मतलब होता है इसमें केंद्रिका होती है, ये केंद्रिका, ये होती है दोस्तों केंद्रिका, केंद्रिका होती है, ठीक है। फिर दोस्तों बाहर की तरफ बात करोगे तो यहां पे पाई जाएगी अंत्यप्रदेवी जालिका। ये देखो अंत्यप्रदेवी जालिका, इस प्रकार से ये अंत्यप्रदेवी जालिका है। ये ऐसे ऐसे अंत्यप्रदेवी जालिका पाई जाती है। अब होता क्या है, अंदर से दोस्तों, यहां से दोस्तों ये जो केंद्रिका होते हैं ना, ये राइबोसोम की उप इकाइयां बनाती है। राइबोसोम जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, ये राइबोसोम की उप इकाइयां बनाएगी, उप इकाइयां बनती है अंदर से। और ये राइबोसोम की जो उप इकाइयां होती हैं ये बाहर आती है, यहां से बाहर आकर दोस्तों इस अंत्यप्रदेवीय जालिका के ऊपर दानों के रूप में स्थित हो जाती है। और कुछ दोस्तों आपके जो राइबोसोम होते हैं वो बाहर जाकर दोस्तों इस प्रकार से स्थित हो जाते हैं। ये आपका राइबोसोम है। देखो इसका मतलब, देखो प्रोटीन के संश्लेषण में किस किस का भाग है? पहला पहला दोस्तों केंद्रिका भाग है, क्योंकि ये राइबोसोम की उप इकाइयां बनाती है। ना केवल इतना, अंदर से दोस्तों mRNA भी बन के आता है, और ये भी आगे चलकर प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है। दूसरा दूसरा आपके देखो, ये जो आपकी खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका है, जिसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे बोलते हैं खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका। खेल वाले चैप्टर में इसको पढ़ना पड़ता है, आपके लिए नई बातें हैं ये, थोड़ी ध्यान रख लेना। अंत्यप्रदेवी जो जालिका होती है, यहाँ पे दोस्तों राइबोसोम की उप इकाइयां होती है। ये राइबोसोम की उप इकाइयां क्या बनाती है? ये दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण करती है। और जो बाकी चिकना चिकना भाग है ना, ये वसा का उत्पादन करता है। और राइबोसोम, इसे तो कहा ही क्या जाता है, इसे तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का कारखाना कौन है? प्रोटीन का कारखाना है मेरे लाडलो राइबोसोम। तो राइट आंसर क्या होगा? ये होगा न्यूक्लियस, फिर आपका राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीनों की तीनों दोस्तों क्या करती है? इसका उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन में आमतौर पर मिलने वाले अमीनो अम्लों की संख्या क्या होती है? अमीनो अम्ल जो आपके प्रोटीन की इकाई के रूप में जाने जाते हैं, ये देखो अमीनो अम्लों को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं प्रोटीन की इकाई, प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई। मैं राइटिंग साफ नहीं लिख रहा ना, इन्हें बोलते हैं प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई। ये होती है प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई, और इनसे आपके प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन के निर्माण के लिए दोस्तों टोटल जो चाहिए होते हैं ना, टोटल चाहिए होते हैं 20 अमीनो अम्ल, टोटल 20 अमीनो अम्ल कुल चाहिए होते हैं, ये टोटल होते हैं। इनमें से भी दोस्तों याद करना, 10 तो देखो क्या होते हैं, 10 तो होते हैं आपके पास आवश्यक, और 10 होते हैं अनावश्यक। 10 जो आवश्यक होते हैं, इनको दोस्तों शरीर में नहीं बनते, बाहर से प्राप्त करना पड़ता है। बाहर से प्राप्त। और ये जो अनावश्यक होते हैं, ये शरीर में बनते हैं,
और ये शरीर में बनते हैं, इसीलिए इनकी इज्जत नहीं है, इनको बोल दिया अनावश्यक, घर की मुर्गी दाढ़ बराबर। ये शरीर में बनते हैं, जबकि वो शरीर में नहीं बनते, उनको बाहर से प्राप्त करना पड़ता है। प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। हम प्रोटीन जंतु और पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल करते हैं। आपके दोस्तों जंतुओं से प्राप्त होता है दूध, डेयरी उत्पाद, मांस, अंडा, सब प्रोटीन के स्रोत है। पादपों से सोयाबीन, दालें, मूंगफली, सब प्रोटीन के अच्छे स्रोत है। प्रोटीन अमीनो अम्लों से बने होते हैं। बिल्कुल अभी 2 मिनट पहले बताया कि अमीनो एसिड प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है। नहीं, 30% हिस्सा नहीं होता, ये 15 से 20 ही होता है। फिर लिखा है प्रोटीन हमारे शरीर के रचक खंड है। रचक खंड मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्लॉक बिल्डिंग होते हैं। बिल्कुल ये हमारे शरीर के बॉडी बिल्डिंग सबस्टेंस होते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों गलत आंसर आपका कौन सा है? सी है। हमारे शरीर का लगभग 15 से 17 या 15 से 20% जो भाग होता है ना, वो दोस्तों प्रोटीन निर्मित है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और वैसे कथन क्या है? कथन आपका गलत है। बाकी प्रोटीन के संदर्भ में सारे कथन जो है ना एकदम मलाई मार के बढ़िया शानदार वाले हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन के संश्लेषण में आवश्यक तत्व है। प्रोटीन, देखो प्रोटीन हमें सभी का बता देता हूं। देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या क्या जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट में होते हैं CHO, CHO तत्व पाए जाते हैं। और ये जो CHO तत्व होते हैं ना, ये 1:2 अनुपात बस। ये होता है वसा के अंदर तत्व, तो यही होते हैं CHO, लेकिन अनुपात निश्चित नहीं, अनुपात फिक्स नहीं है। अब आती है बात प्रोटीन की, कि प्रोटीन में कौन है? बिल्कुल प्रोटीन में कौन ही है? CHON। और जो नाइट्रोजन होता है वो 15% होता है। मतलब इसमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन एक्स्ट्रा मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ओके, चलिए थोड़ी स्पीड से देखते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम, एंजाइम अम्ल होते हैं क्या? क्या पाचन घोल होते हैं? क्या उत्प्रेरक होते हैं? क्या प्रोटीन होते हैं? दोस्तों जो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम ये दोस्तों आपके क्या करते हैं? ये दोस्तों आपके 100% प्रोटीन निर्मित होते हैं। 100% प्रोटीन निर्मित होते हैं एंजाइम। और जो हार्मोन होते हैं ना, हार्मोन, हार्मोन का लगभग दोस्तों 60 से 70% भाग प्रोटीन निर्मित है। ये बात है। ओके, चलिए थोड़ा सा स्पीड से करना पड़ेगा क्योंकि अगली क्लासेस भी लगनी है। प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है? देखो प्रोटीन की दृष्टि से आपके सामने सभी ऑप्शन है। सोयाबीन, सोयाबीन जो होता है इसमें प्रोटीन लगभग दोस्तों 40 से 42% होती है। ठीक है, फिर आपके सामने अंडा, अंडे का लगभग दोस्तों 12 से 15% भाग प्रोटीन निर्मित होता है। मांस, मांस दोस्तों डिपेंड करता है किसका मांस है, लेकिन इसका भी लगभग 12% भाग प्रोटीन निर्मित होता है। और मछली, मछली के अंदर तो अलग अलग चीजें हो सकती है, पर सबसे अच्छा जो प्रोटीन का स्रोत है ना, वो आपका कौन माना जाता है? सोयाबीन माना जाता है। ये जो क्वेश्चन बनता है ना, वो दोस्तों ऑप्शन ये नहीं रहते। सोयाबीन देखो, सोमादा, सोमादा, कितनी मादा? सोमादा। सोयाबीन, मूंगफली और दालें, ये ऐसे होता है। सोयाबीन, मूंगफली और दालें, ये दोस्तों आपके प्रोटीन के स्रोत के रूप में जानी जाती है। बच्चों में मेरास्मस रोग होता है, और ये दोस्तों किसकी कमी से होता है? दोस्तों प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। एक होता है दोस्तों मेरास्मस, मेरास्मस, और दूसरा होता है क्वासी ओरकोर, क्वासी ओरकोर। ये जो मेरास्मस होता है ना, ये दोस्तों होता है मेनली 2 चीजों की कमी से। एक तो आपके प्रोटीन की कमी से, और दूसरा ऊर्जा की कमी से। और ये जो होता है ना, ये केवल दोस्तों प्रोटीन की कमी से होता है। ये केवल प्रोटीन की कमी से होता है क्वासियोर। तो राइट आंसर क्या जाएगा? देखो क्या दे रखा है? प्रोटीन और कैलोरीज, कैलोरीज मतलब एनर्जी, ऊर्जा। विटामिन ए कोई मतलब नहीं है, केवल प्रोटीन, केवल प्रोटीन की कमी से तो ये होता है। और दोस्तों ये होता है आपके किसके? प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से। ठीक है ना, मेरास्मस। अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक अभाव रोग है, अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग वो माने जाते हैं जो मेनली दोस्तों भोज्य पदार्थों की कमी से होते हैं। भोज्य पदार्थों की कमी से अभावजन्य, न्यूनता रोग, डिफिशियंसी रोग या कमी से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, उनको बोलते हैं अभावजन्य रोग। इन्हें बोलते हैं अभाव से जन्म लेने वाले अभावजन्य, इन्हें बोलते हैं डिफिशियंसी, इन्हें बोलते हैं
न्यूनता रोग। और देखो न्यूनता रोग किस किस से होते हैं? पहला क्वासियोरकोर प्रोटीन की कमी से होता है, दूसरा मेरास्मस प्रोटीन की कमी से होता है, हीमोफीलिया शाही रोग, ये दोस्तों ब्लड से संबंधित रोग है जो भोज्य पदार्थों की कमी से नहीं होता, और कैंसर ये भी दोस्तों आपका एक प्रकार का असंक्रामक रोग होता है जो सेल में दोस्तों अनियंत्रित विभाजन से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2। ये लीजिए। भोजन की कमी को किस मात्रक से मापा जाता है? दोस्तों भोज्य पदार्थों से जो कमी होती है, देखो आपकी जो ऊर्जा होती है या जो ऊष्मा होती है उसके विभिन्न मात्रक हो सकते हैं, जैसे उससे डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, कैलोरी के अंदर, केल्विन में माप सकते हैं। लेकिन भोज्य पदार्थों से जो ऊर्जा मिलती है ना वो कैलोरी या दोस्तों किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी बड़ा मात्रक हो जाता है। और इसका जो मापन यंत्र होता है ना, मापन यंत्र, उसे बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर तांबे का बना पात्र होता है। अगला क्वेश्चन देखो। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव होता है। देखो दूध के अंदर वैसे सब कुछ मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सी शर्करा? लैक्टोज शर्करा। ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटीन मिलता है, बिल्कुल प्रोटीन मिलता है ना। कैसीन प्रोटीन मिलता है, वसा मिलती है, ट्राइग्लिसराइड मिलती है, पानी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, विटामिन मिलते हैं, लगभग सभी विटामिन मिलते हैं विटामिन सी को छोड़कर। ठीक है। और जल मिलता है, जल मिलता ही है, तत्व मिलता है, कैल्शियम मिलता है। और दोस्तों खाद्य रेशे नहीं पाए जाते। अब इन्हीं दो चीज़ों की कमी के कारण, एक तो खाद्य रेशे और एक दोस्तों विटामिन सी, ये नहीं पाया जाता। और साथ में दोस्तों क्या नहीं पाया जाता? क्या मैग्नीशियम पाया जाता है? मैग्नीशियम और डी नहीं, ये कारण नहीं है। आयरन और विटामिन सी, बिल्कुल आयरन नहीं पाया जाता एक तो, और एक विटामिन सी नहीं पाया जाता। इनकी कमी के कारण दोस्तों इसको क्या बोलते थे? जबकि विटामिन सी और कैल्शियम तो मिलता ही है, ये नहीं मिलते, और इसीलिए इसको संतुलित आहार नहीं माना जाता। संपूर्ण आहार पूर्णतया नहीं कह सकते पर लगभग कह सकते हैं। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, छोटी आंत। पढ़ा चुका हूं, ऊपर देख लेना। कहां देखोगे? ऊपर, ये देखो, ये रहा। किसके द्वारा होता है? सारा यकृत द्वारा। ग्लाइकोजन किस में टूटता है? ग्लूकोज में, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? यकृत। शिट, किधर गया? यकृत। राइट आंसर होगा यकृत। ओके, ये यकृत का काम है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन को कार्यों को उनके विशिष्ट उदाहरणों के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों पहला है संरचनात्मक। संरचनात्मक काम किसका होता है? जो शरीर का निर्माण में भाग देते हैं उनका काम संरचनात्मक होता है। रक्षक, रक्षक का काम मतलब जो शरीर की सुरक्षा करते हैं। स्कंदक मतलब जो चीजें जमाने का काम करते हैं, स्कंदन का मतलब होता है जमाना, और वाहक का मतलब लेकर जाना। देखो थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन क्या करता है? थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन दोस्तों ये जमाते हैं, पक्का बनाते हैं, ये स्कंदन करने का काम करते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन दोस्तों आपकी क्या है? हीमोग्लोबिन आपका वाहक प्रोटीन है जिसमें ग्लोबिन प्रोटीन होती है। ये दोस्तों क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्वसंवर्धक। फिर बात आती है आपकी किरेटिन। किरेटिन आपके शरीर में संरचनात्मक प्रोटीन है। ओके, और रक्षक क्या हो गई है? रक्षक हो गई है लिम्फोसाइट। देख लो, इसको मैच करवा लो आप। कौन सा हो गया? पहले का के का 3 हो गया, के का 3, खे का 4, गे के अंदर, गे में हो गया फर्स्ट, ये हो गया। ओके। अगला, यदि कोई रसायन के किसी कीट के बाह्य कंकाल के प्राथमिक घटक को अलग करता है तो किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का पहचान करेगा? देखो कीट का जो बाह्य कंकाल, के से मतलब काइटिन बताया था। काइटिन जो होता है वो कीटों के बाह्य कंकाल में मिलता है और कवक की कोशिका भित्ति में मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा काइटिन। ये दोस्तों कीटों के बाह्य कंकाल और कवक की कोशिका भित्ति में मिलता है, कवक की कोशिका भित्ति में। अब आप सोचिए कहाँ बताया है, तो अपने प्लेलिस्ट में जाके देखो, कोशिका भित्ति में वहां बताया है, ढंग से एक्सप्लेन किया है। अगली बात करते हैं, हड्डियों में दोस्तों कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? देखो हड्डियों में पहली आपको दिखाई दे रही है ओसिन प्रोटीन, दूसरी होती है क्रिएटिन। क्रिएटिन होती है बाल व नाखून में, बाल व नाखून में। एक्टिन, एक्टिन में मायोसिन होती है पेशियों में। एक और होती है इसके साथ प्लस में मायोसिन। और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन प्रोटीन होती है जो रेशम में पाई जाती है, ये रेशम में पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा ओसिन। ओस्टियो, ओस्टियो मतलब हड्डी, और हड्डियों में मिलती है ओसिन प्रोटीन। लास्ट लिखा है मैक्रो
न्यूट्रिएंट्स में मौजूद रासायनिक बंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान कीजिए कि गलत है। देखो गलत है, गलत पूछा है ना। बिल्कुल दोस्तों, दो सेकेराइड जो इकाइयां होती है, सेकेराइड इकाइयां, ये देखो अगर ये सेकेराइड है तो सेकेराइड इकाइयां कार्बोहाइड्रेट की इकाइयां होती है, इनके बीच में जो बंध मिलता है ना वो मिलता है ग्लाइकोसिडिक बंध। अगर ये दोस्तों प्रोटीन की इकाइयां हैं, प्रोटीन मतलब ये अमीनो अम्ल है, ये एमिनो अम्ल है और एमिनो अम्लों के जो बंध होते हैं ना वो होते हैं प्रोटीन। वसा दोस्तों ये गलत है, ये देखो वसा, वसा के अंदर मिलता है ना, वसा में मिलता है एस्टर बंध। कौन सा बंध मिलता है? एस्टर बंध। एस्टर बंध पाए जाते हैं, ना कि पेप्टाइड। पेप्टाइड मिलता है प्रोटीन के। तो राइट आंसर क्या चल जाएगा, मतलब जो गलत कथन है राइट आंसर है वो होगा सी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले सेशन में फिर मिलेंगे। इसका एक पार्ट और लेके आऊंगा जिसमें हम वसा, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे, विटामिन्स, उनसे संबंधित क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और अपने जो भी विचार हो आप शेयर करना। कैसा आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, सीधा आंसर चाहिए, तो आप वो चीज़ें हमारे साथ शेयर कर दोगे तो मुझे बेहतरीन होगा, आपको पढ़ाना आसान होगा। जय हिंद।